को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में, हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप आ गया, डीएमएफ आ गया, रेत आ गई। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई ने एक तरफ जहां प्रदेश के कई विभागों को कामकाज को प्रभावित कर रखा है, वहीं इस मुद्दे पर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई सड़क पर आ गई है। ऐसे में चुनाव के कुछ वक्त पहले ईडी को लेकर चल रही सियासत का क्या असर होगा, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन ये तय है कि चुनाव के पहले ईडी पॉलिटिक्स के कई एपिसोड देखने को मिलेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में है ईडी की कार्रवाई। इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो से आरपी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंहदेव जी, प्रवक्ता बीजेपी। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आरपी सिंह जी से है। और आरपी सिंह जी, ये ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया आप लोगों ने। कुछ इसी तरह का मामला आपसे कुछ दिनों पहले भी हुआ था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए सुमन जी, वसीम बरीवी जी का एक शेर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। शेर यह है कि अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये जो उसूलों पर आंच आ रही है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं आ रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चुनी हुई सरकार जिसके पास 3/4 से अधिक बहुमत है, उससे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रदेश की भोली भाली जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आज जो ईडी कांग्रेस नेताओं के घर में घुस रही है, कल को आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो हम आपके घर में भी घुसेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके में भारत का संविधान जो अधिकार हमें देता है वो है कानून का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल मुख्य मुद्दा यह है कि ईडी के विरोध करने की नौबत क्यों आई। मैं आप दर्शकों के सामने द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, दिनांक है 21 सितंबर 2022। उसमें लिखता है कि सिंस 2014 4-fold jump in ED cases against politician, 95 are from opposition। हिंदी में मतलब यह होता है कि 2014 में केंद्र में शाह और शहनशाह जी की सरकार आने के बाद विरोधी दल के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई में 400% की वृद्धि हुई है। 100-200 नहीं, 400% की वृद्धि हुई है। और मजेदार लाइन यह है कि 95% पॉलिटिशियन अपोजिशन पार्टी के हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी है, सभी उसमें राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं कि साहब 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हुआ है, इसकी जांच कर लीजिए। 6,000 करोड़ से ऊपर का चिटफंड घोटाला हुआ है, आप उसकी जांच कर लीजिए। 4600 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच कर लीजिए। लेकिन वाह ईडी उसकी जांच नहीं करती है। ईडी को सिर्फ कांग्रेस दिखाई देता है। मैं आदरणीय बृजमोहन जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से, उन्होंने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की मां है। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की मां है तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की दादी है। अभी सीबीसी की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, उसमें लिखा है कि एक साल में 1,15,000 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 46,638 मामले केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ थे। ईडी क्यों नहीं वहां जाके जांच करती है? दूसरी बात, बृजमोहन जी के खिलाफ जब रमन सिंह मंत्री थे, सीएम थे आपकी, जब मुख्यमंत्री थे, तो बृजमोहन जी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। क्या बृजमोहन जी चाहेंगे कि ईडी उसकी जांच करे? तो पर उपदेश कुशल बहुतेर, हमको ज्ञान मत दीजिए। 1 मई 1956 को ईडी का गठन हुआ था। सोनल जी सोचिए, अगर हमने ईडी का दुरुपयोग इस पैमाने पर किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रूण हत्या हो जाती। 80 में पैदा होने वाली पार्टी पैदा भी नहीं हो पाती। इस पूरे देश में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होता, किसी को कोई स्थान नहीं होता। 56 में बनी हुई एजेंसी आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आज
हमने दुरुपयोग अगर सोच भी लिया हो तो सोचिए आप कहां जाते उस समय। इसलिए इस देश को संविधान के हिसाब से चलने दीजिए। बदमाशी, गुंडागर्दी, दादागिरी मत कीजिए। तानाशाही का अंत होता है, आपका भी अंत होगा एक दिन। ठीक है, अनुराग जी का रुख करते हो। अनुराग जी, क्यों कहना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि आप चुनाव लड़ रहे हैं ईडी के माध्यम से? उन्होंने कहा कि ईडी मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं है। क्या समझा जाए? क्या वाकई में आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दबाने के लिए सब किया जा रहा है? ये क्यों है जो रिपोर्ट्स अभी आई और ये कहती हैं कि विपक्षियों के ऊपर ही ईडी की कार्रवाई? ईडी मुख्यमंत्री ईडी भ्रष्टाचार, और जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ईडी हो। जहां चोरी होती वही पुलिस जाती, बेवजह पुलिस नहीं जाएगा। और अभी आरपी सिंह जी बोल रहे थे ईडी के जो उन्होंने छापे किए हैं, कार्रवाई की है उसके बारे में। वो बोल रहे थे विपक्षियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है ईडी के द्वारा और 400% इजाफा हुआ है। मैं ये बोल सकता हूं कि 400% भ्रष्टाचार विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं देश के अंदर, और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई। और ईडी का जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई का रेटिंग है वो सिर्फ 2.9% है। ये भी आरपी सिंह जी को ध्यान में रहना चाहिए। अब इस समय पर यदि विपक्षी दल के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, यदि छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का एटीएम बना दिया गया है, कांग्रेस चलाने का ठेका छत्तीसगढ़ सरकार को मिल गया है जनता की गाड़ी कमाई से, तो इसमें पॉलिटिकल कार्रवाई की कहां से बात आ गई? और मुझे तो अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी आज जल में, थल में, नभ में, तीनों जगह भ्रष्टाचार की। जल में तो भ्रष्टाचार ये करते हैं, रेत घोटाला करते हैं। जल में ये भ्रष्टाचार, शराब में पानी मिलाते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं। थल में घोटाला करते हैं, ये जमीन घोटाला। थल में घोटाला करते हैं, कोयला घोटाला। और अब तो ये आकाश में भी महादेव ऐप के रूप में घोटाला करने लगे हैं। और ये घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें ईडी की आमद आवश्यक है, क्योंकि महादेव ऐप जो है वो दुबई से संचालित है। सौरभ जी, छत्तीसगढ़ के परिधि में नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम चल रहा है। और यहाँ के पुलिस अधिकारियों को 65 लाख एडिशनल एसपी को दिया जाता है महीने में। ये भी तथ्य आए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया जाता है, ये भी तथ्य आए हैं। और इसको चलाने वाला एक साधारण एएसआई है, एएसआई स्तर का अधिकारी, वो इसको संचालित कर रहे हैं सोनम जी। और वो जो वर्मा जी हैं वो इसके सरगना है। तो आज ये किस आधार पर ये बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी सभी राष्ट्रीय एजेंसियों के खिलाफ, ईडी के खिलाफ है, सीबीआई के खिलाफ है, आईटी के खिलाफ है, यहाँ तक कि सेना के भी ये खिलाफ है। सर, अभी आप कह रहे थे कि तथ्य हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस ये कह रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जब एआईसीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाए दिल्ली जाकर, उन्होंने कहा कि फिर देते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं कि कितना मिल रहा है? जिस तरह का घोटाला कहते हैं वो तो सामने आता नहीं, उतना निकल कर आया नहीं। तो कह रहे हैं कि ये दबाव, ये प्रेशर की राजनीति नहीं है तो क्या है फिर? तथ्य है तो क्यों नहीं सामने ला रहे? सोनम जी, ये बात स्पष्ट रूप से मीडिया को भी ध्यान है। प्रेस रिलीज भी ईडी करती है, उसमें ईडी बताती है किसके पास से कितनी राशि बरामद हुई। 65 करोड़ रुपया सिर्फ चंद्रभूषण वर्मा जी से बरामद हुए, नगद मिले। कई कार्रवाइयों में संपत्तियां अटैच की गई, सोने चांदी हीरे जवाहरात अटैच किए गए। ये तो ईडी बता रही है। ये लोग तो कह रहे हैं कि इनकी जो निजी संपत्ति है वो जोड़ के बामुश्किल आप पहुंचे हैं। जो कुछ आंकड़े हैं, 2200 करोड़ की बात कर रहे हैं घोटाले की आप, 100 करोड़ बामुश्किल आप निजी संपत्तियों को डाल के बता रहे हैं। आबकारी विभाग में जो घोटाला हो उसकी बात कर रही हूं मैं। इसके अलावा कोल की यदि बात करें तो 2500 करोड़ का घोटाला आपने कहा, लेकिन उसके बाद 200 करोड़ बामुश्किल पैतृक संपत्ति मिला के, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या सर? और क्या इतनी इस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ कि पहले आप आईटी
लगाते हैं, फिर उसके बाद आप ईडी लगाते हैं, अब आप सीबीआई की बात करते हैं। 3 संस्थाएं छत्तीसगढ़ में। सोनम जी, यहाँ तो एनआईए की आवश्यकता है। मुस्लिम कंट्री से जहाँ से टेरर फंडिंग होती है वहां से भी कोई ऐप संचालित है, और छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रशिक्षण होता है हांगकांग में ले जाकर सट्टा कैसे खिलाना है 3 पत्ती से लेके, तो ये तो और अधिक गंभीर मामला है। चलिए, दुबई तक आंकड़े जो है इसके लिंक बता रहे हैं, जल्दी से इस पर आपसे जवाब चाहेंगे आरपी सिंह जी। देखिए, अनुराग सिंहदेव जी के बारे में मेरी एक धारणा थी कि ये पढ़े लिखे आदमी है, चीजों को समझते हैं। माफ कीजिएगा अनुराग भाई, मेरी धारणा आज टूट गई। मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं मानता आज के बाद। बात नंबर 1, इन्होंने कहा कि दुबई से संचालित होता है, तो दुबई पे नियंत्रण करना हमारा काम है। वो 56 इंच के सीने वाले जो बैठे हैं शाह और शहंशाह, वो क्या कर रहे हैं? बिस्किट खा रहे हैं। ये उनका काम है ना। अगर विदेश से कोई ऐप संचालित हो रहा है तो आप उसको बैन क्यों नहीं करते हैं? जब चाइना के साथ गलवान की लड़ाई होती है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो आप आमने सामने तो लड़ नहीं पाते हैं, मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके ऐप को बैन कर देते हैं। जब चाइना का बनाया हुआ ऐप बैन हो सकता है तो महादेव ऐप बैन क्यों नहीं हो जाता? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमारी पुलिस जब उत्तर प्रदेश महादेव ऐप के सटोरियों को पकड़ने जाती है तो वहां की पुलिस उनको बचाने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेती। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे मित्र, जब सटोरियों को बचाने के लिए दूसरे राज्य की पुलिस के ऊपर अपराध कायम होता है। तो इस मिली भगत को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? राजनांदगांव का भारतीय जनता पार्टी का आपका कौन सा नेता मेरे मित्र वहां दुबई गया था, जो कि गोवा के रास्ते गया था? मुझसे नाम पूछेंगे, मैं बताऊं कि आप खुद बताएंगे? और अंतिम बात, आपने कहा कि चंद्रभूषण वर्मा के पास 65 करोड़ रुपए बरामद हुए। ईडी की रिमांड नोट मैंने पढ़ी है। अगर आप में मादा है और आप शुचिता की राजनीति करते हैं, यहां चुनौती देता हूं आपको, अगर ईडी ने चंद्रभूषण वर्मा से 65 करोड़ रुपए बरामद किए होंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, और नहीं तो यहां माफी मांग के उठिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो झूठ कह रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सत्य नहीं है। ईडी के रिमांड नोट में कहां लिखा है कि एक अधिकारी को 65 लाख रुपए दिए गए? आप में दम है, हिम्मत है आप में? आप उसका नाम बता दीजिए। ये झूठ बोलना बंद कीजिए। शाह और शहंशाह की पार्टी में जो जितना बड़ा झूठा उसका उतना बड़ा पद। आप टिकट को उम्मीद में अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसे दिमाग से निकाल दीजिए। टिकट चुनाव आपको नहीं मिलने वाला मेरे मित्र, इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठ मत फैलाइए। मैं तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि 14 में सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं का नाम बताइए जिनके खिलाफ ईडी ने जांच की हो। है हिम्मत? 5 का नाम बताइए। चलिए आप। अरे जांच क्यों करे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्यों कह रही है? हम तो चिट्ठी लिखे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? चिट्ठी लिखा ना 36,000 करोड़ के नाम घोटाले की जांच क्यों नहीं कराते हैं आप? क्यों नहीं कराते हैं? जांच जहां भ्रष्टाचार होगा, चिटफंड घोटाला हुआ रमन सिंह की सरकार में, आप ही को कलेक्टर थे, रोजगार मेला लगाते थे, 6,000 करोड़ रुपए की लूट हो गई, क्यों नहीं जांच कराते हैं आप? है हिम्मत आप में? आपने कितने लोगों को जेल में बंद किया चिट फंड में? कितनी कार्रवाई की भी बता। 700 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है। 700 से अधिक गिरफ्तारियां, जहां रमन सिंह जाकर मुख्यमंत्री बनकर फीता काटते थे, 700 से अधिक अरेस्टिंग हमने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जनता पार्टी बोलिए। कहे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जनता पार्टी होता है पैसा वापसी का मॉडल। आप हमने तो पैसा वापस दिलाया, आपने तो 6,000 करोड़ रुपए देकर भगा दिया। भागो मेरे मित्र। अनुराग जी, सिर्फ भ्रष्टाचार वहीं हो रहा है जहां विपक्ष की पार्टी है सत्ता में, क्या ये सवाल नहीं उठता? सवाल ये भी उठता है कि विनोद वर्मा जी कह रहे हैं कि जो मेरे यहाँ से सामान जब्त हुआ उसकी बाकायदा रसीदें बताई है, फिर क्यों नहीं मान रहे, फिर क्यों नहीं सुन रहे, और इसीलिए ये ईडी के दरवाजे पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? देखिए सोनम जी, एक बहुत स्पष्ट बात है, कोई भी जांच वो उसका अंत न्यायालय के अंदर होता है, और न्यायालय में जब ट्रायल होगा तो सारे तथ्य सामने आएंगे, जिसको कन्विक्शन होना होगा, और ये तो बात ट्रायल के बाद ही पता चल सकती है। अब दूसरी बात ये है कि ये उससे पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय एजेंसियों के विश्वसनीयता पर ये सवाल उठाते हैं, और सिर्फ देश के अंदर नहीं, ये बीजेपी की जांच करें,
मैं तो आपसे पूछा ना कि 5 लोगों का नाम बताइए जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की हो। भारतीय अनुराग जी, विपक्ष के ऐसे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक हो गए हैं, और अगले दिन अजित पवार वापस चले जाते हैं बीजेपी में, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं क्या? शर्म आ रही है। 121 विपक्षी नेता जिनके ईडी की कार्रवाई हुई, लेकिन और जो जहां पर पड़ोस में ही मध्य प्रदेश है, क्या वहां पर सब बढ़िया चल रहा है? ये चूंकि विषय हमारा आज का नहीं है, लेकिन सवाल उठना लाजमी हर किसी के जहन में आ रहा होगा कि ईडी की कितनी कार्रवाइयां वहां पर हुई है। इसके अलावा जाहिर तौर पर जानने में दिलचस्पी सभी की होगी कि क्या वाकई ईमानदारी से काम कर रही है ईडी। लेकिन ये सवाल हमारा नहीं है, ये तो काम ईडी का देखना ये होगा कि रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। किस तरह की रिटर्न गिफ्ट की बात है आरपी सिंह जी? बहुत संक्षेप में, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। दूसरा, ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? भाई एक कार्रवाई है, एक प्रक्रिया है, ईडी कर रही है, यदि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें घबराहट की क्या बात है? हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे। हमारे 32 लोग इन लोगों ने मरवा दिए तो नहीं घबराए, आप क्या घबराएंगे? आपने बोला रिटर्न गिफ्ट। 5 साल पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल जी को जेल में डाला था, 15 सीटें आई। आप एक बार फिर प्रयास कर लीजिए, अभी 13 सीटें हैं, 3 सीटें नहीं आएंगी। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमको डरा कर आपको ये लगता है कि आप जीत जाएंगे। तो ये बिल्कुल हम लोग अपने शहादत दे दिए, हमारे प्रथम लाइन पूरी खत्म। 5 साल अपोजिशन में रहे, लड़े, आके आपसे लड़े और वहां बैठा दिए जहां इतिहास में आपको बैठाने के लायक बनाया है। 13 सीटें हैं, याद रखिएगा, अगली बार 3 सीटें नहीं आएंगी। जिस कारोबार की बात कर रहे हैं, सट्टा कारोबार की, क्या बिना किसी सपोर्ट के चलना संभव है? आरपी सिंह जी, ईमानदारी के साथ इसका जवाब दीजिएगा। हम तो कहते हैं जांच कीजिए ना, तो क्यों यूपी पुलिस ने हमारी पुलिस के ऊपर मामला दर्ज किया? हम तो यह पूछना चाहते हैं, अगर दुबई से, देश के बाहर से कोई ऐप चल रहा है, चाइना के ऐप पर प्रतिबंध लग सकता है, तो महादेव ऐप पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? जाहिर सी बात है, जिन एजेंसियों के हाथ में, जिस सरकार के हाथ में बैन करने का अधिकार है, वो चाहते हैं कि महादेव ऐप चले, इसीलिए चल रहा है। चलिए ठीक है, चूंकि अब वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि और क्या कुछ होता है। अभी तो चुनाव में 2 से ढाई महीने का वक्त और बाकी है जब चुनाव होंगे, ऐसे में क्या कुछ घटनाक्रम होगा, ये अपडेट IANS 24/7 आप तक जरूर पहुंचाएगा। अनुराग जी बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिबेट एट 8 में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।